आज बच्चों हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 को स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक, ये क्या होता है? ग्रुप 16, जिसमें ऑक्सीजन नंबर 1 पर, और ये जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और ये जो सल्फर है बच्चों, ये 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये जो 4 मेंबर्स हैं बच्चों, इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनकी अकरेंस को देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा इन सब एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है? ऑक्सीजन है। मोस्टली ये फ्री स्टेट में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ज्यादातर ये फोटोसिंथेसिस से ही प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम इसके एलोट्रोप की बात करें तो ये ओजोन जो है इसका एलोट्रोप है, और ये एटमॉस्फेयर के अपर मोस्ट लेयर में एग्जिस्ट करता है, और इसकी बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को पता ही है। ये सन के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद इस ग्रुप में सेकेंड मेंबर जो है वो सल्फर है। ऑलरेडी ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये सल्फर 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, और ये सल्फाइड ओर्स और सल्फेट ओर्स की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। कॉमन, ये आपको याद भी रखना है, जो सबसे कॉमन सल्फाइड मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? गैलेना, जिनको लेड सल्फाइड बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को बोलते हैं जिंक ब्लेंडी। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कॉपर पाइराइट, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके सामने। सल्फेट मिनरल्स, ये सल्फेट मिनरल्स के एग्जांपल में आ जाता है जिप्सम, देन एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। देन आ जाता है आपका बेराइट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेंबर्स पे, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। ये जो सेलेनियम और टेल्यूरियम है ये सेलेनाइड्स और टेल्यूराइड्स की फॉर्म में मिलते हैं सल्फाइड ओर्स में। ठीक है, और जो पोलोनियम है लास्ट मेंबर इस ग्रुप का बच्चों, ये ट्रेसेस में ही मिलता है, क्योंकि आपको पता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट टर्म की होती है। अब आ जाते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो बच्चों सबसे पहले एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो रेडियस होता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली जो होती है उन एलिमेंट्स के रेडियस से स्मॉलर होता है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनका जो रेडियस होगा स्मॉलर होगा। और अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप मूव करें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या हुआ, ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ मूव किए, यानी अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर जब हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो इट मींस कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे।
इंक्रीज होंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और इसलिए जो रेडियस होता है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है। और डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें बच्चों, तो डाउन द ग्रुप आपको पता ही है, अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से ये देखिए, ये नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए, तो ये जो न्यूक्लियस है इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दूर होता चला जाएगा, दूर हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो न्यूक्लियस उतना इफेक्टिव फोर्स इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो जो रेडियस होता है एलिमेंट्स का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को याद होगा, पर वो लोग जिनको याद नहीं है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए बच्चों, जैसे ये मान लीजिए ये एक एटम है आपका, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, राइट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इनर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से आपको ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी नहीं होता। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी होगी। ये जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं यही क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों अब ट्रेंड देख लेते हैं। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली से लेसर होती है। ठीक है। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से कम होता है। ठीक है। तो अगर साइज छोटा होगा किसी भी एलिमेंट का तो जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है कि जो ऑक्सीजन की अनएक्सपेक्टेडली लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन की, बच्चों ये फिर दोबारा बोल रही हूँ, ऑक्सीजन जो है वो जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेडली लो होती है नाइट्रोजन से। ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो है एलिमेंट, इसका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होती, इसीलिए ऑक्सीजन की लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब ये बच्चों कैसे होता है ये हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अब इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, 1s2 2s2 और 2p3। देखिए बच्चों इसका जो p ऑर्बिटल है
वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड होते हैं, यानी तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की जो कन्फिग्रेशन होती है इसको हम बोलते हैं स्टेबल कन्फिग्रेशन। अगर कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, देखिए, अब फिल कीजिए इस पी, जैसे यहां पर हमने पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है, यहां भी हम शो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ये जो कन्फिग्रेशन हो गई ये क्या हो गई, अनस्टेबल। ठीक है, तो ये अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 16 की, वो हायर हो जाती है देन दोज ऑफ ग्रुप 15। अब वो कैसे, तो अब ये देखिए, यहाँ पर आप नाइट्रोजन को देखिए जो कि ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। आपने अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी इसकी, वो दे करके, तो अब यहाँ पर क्या बचे, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बचे। ठीक है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अगर इस पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, और अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी वो लोअर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के केस में, यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने लगाई, तो यहाँ पर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब कितना बचा, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 3। इट मींस ये क्या हो गई, स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप इस पी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहते हैं तो आपको हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी होगी। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 16 के मेंबर्स की, ये हायर होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है बच्चों, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है, पर उसी सेम टाइम पर नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मींस एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। और क्या इंक्रीज हो रहा है साथ साथ, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इसलिए जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस अब उतना स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बच्चों एक ये जो एक वर्ड आया यहाँ पर शील्ड, या कई बार हम इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, पर मैं एक बार और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल, मैं इसको क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो सिर्फ हाफ पार्ट ही बना रही हूँ। ये आ गया आपका इनर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स इधर, राइट, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स।
अब बच्चों ये देखिए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को देखिए। न्यूक्लियस और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे? न्यूक्लियस और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में ये कौन सा फोर्स आ रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सिव फोर्स। यानी ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, जो कि इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जितना स्ट्रांगली फोर्स लगा सकता है इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो नहीं लगा पाता। ठीक है, तो इसीलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है डाउन द ग्रुप, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बच्चों, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हम क्या देखते हैं? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज के होने के साथ साथ में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, डाउन द ग्रुप अब मूव कर रहे हैं तो इट मींस एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने का मतलब क्या? मॉलिक्यूल के साइज का इंक्रीज होना। मॉलिक्यूल के साइज के इंक्रीज होने का मतलब है कि जो वंडरवॉल फोर्स होते हैं, वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं बच्चों? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सबसे डाउन में जो ग्रुप 16 में एलिमेंट होता है पोलोनियम, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा लोअर होता है। इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप 15 के एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, और इनफैक्ट जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है बच्चों? वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना गया है, तो ये क्या करता है? ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज्यादा फ्लोरीन की तरफ होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन की तरफ होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फ्लोरीन का साइज होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, तो यहाँ पर अगर बाहर कहीं इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस इजिली उसके ऊपर उसको अट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूल्स का साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज जो होंगी वो डिक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं। तो बाहर अगर कोई शेल के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस उतना इफेक्टिव फोर्स उन इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पाता। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटालिक करैक्टर ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे ज्यादा देखा जाता है।
जबकि सेलेनियम और टेल्यूरियम में ये वीकर होता है। लास्ट एलिमेंट पोलोनियम, वो क्या है बच्चों, मेटालिक है और रेडियो एक्टिव है। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। देन अगली प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के अपोजिट है। यहां पर क्या होता है कि अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये वैलेंस शेल है, यहाँ पर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनकी हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करेंगे तो जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो डिक्रीज होती जाती है। ऑक्सीजन की लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों बच्चों, क्योंकि आप देखिए इसका ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है। तो अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो न्यूक्लियस का साइज, एटम का साइज स्मॉलर होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन की लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि ये बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन हैज लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम सो दैट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस एंड देयरफॉर रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर हम ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन आप लोगों को याद होगा क्या होता है। कैटिनेशन वो टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की या एटम की जो कि अपने जैसे और दूसरे एटम के साथ में आइडेंटिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में सिर्फ सल्फर के पास टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की। ऑक्सीजन भी टेंडेंसी शो करता है कैटिनेशन की, पर वो लिमिटेड एक्सटेंट में। ऐसा क्यों, तो बच्चों ये क्वेश्चन अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रही है, आपका होमवर्क है, इसका मुझे आंसर आपने लिख करके भेजना है। इसका आंसर मैं खुद आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब मैं अगली प्रॉपर्टीज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये आपने मेरे को होमवर्क में आंसर भेजना है।